भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्लियर मेजॉरिटी के साथ बनानी है। तो देश के 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। अरब सागर से गंगा सागर तक चुनाव का यह पर्व 62 दिनों तक चलेगा। बंगाल की अधिसूचना 2 मार्च को जारी होगी और नतीजे 2 मई को आ जाएंगे। लेकिन इस बार पूरे देश की नजर अगर कहीं रहने वाली है तो वो है बंगाल का चुनाव। बंगाल में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ ही था कि ममता ने सवाल खड़े कर दिए। आखिर ममता 8 तारीखों से परेशान क्यों हैं, इस पर बात करेंगे। दूसरा, इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद बीती रात कोलकाता में बीजेपी के रथ पर हमला हुआ है। आपको पूरी तस्वीर दिखाएंगे। साथ ही इस बार राहुल गांधी ने साउथ इंडिया में पूरा जोर लगा दिया है। क्या राहुल दक्षिण भारत में कुछ कमाल कर पाएंगे, इस पर बात करेंगे। और प्रियंका भी यूपी के मिशन 2022 पर सुपर एक्टिव हैं। आज कहां होगा प्रियंका का अखिलेश से सामना, बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। कल शाम को इलेक्शन की तारीखों का अनाउंसमेंट हुआ और रात ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की पहली तस्वीर आ गई अनाउंसमेंट के बाद की। परसों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के जिन एलईडी रथों को हरी झंडी दिखाई थी, उन रथों को रात के अंधेरे में तोड़ दिया गया। गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। एलईडी स्क्रीन्स को उखाड़कर अपने घर लेकर चले गए लोग। रात 11 बजे बीजेपी के 18 चुनावी रथों में तोड़फोड़ की गई। आरोप टीएमसी पर लगे हैं। बीजेपी ने टीएमसी पर सीधा आरोप लगाया है। पहले आपको ये तस्वीरें दिखाते हैं। तो देखिए, बंगाल में राजनीतिक हिंसा लगातार जारी है। एक बार फिर ऐसी कुछ तस्वीरें आती हैं जहां बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर उनके एलईडी रथों में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी के गोदाम की, जहां पर उनके एलईडी स्क्रीन्स लगे रथ खड़े थे। आपको मालूम है बीजेपी इस वक्त बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। अलग अलग जगहों पर एलईडी रथ जाते हैं उनके। जेपी नड्डा परसों बंगाल में थे और उन्होंने इन रथों को हरी झंडी दिखाई थी। और ये रथ अब इनमें तोड़फोड़ की गई है और बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने ऐसा किया है। अच्छा, देखिए, मेरे साथ इस पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल है। शिशिर बाजोरिया हैं जो कि बीजेपी के नेता हैं, बादल देवनाथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, सुरेंद्र सिंह राजपूत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, प्रदीप सिंह हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय हैं जो कि कोलकाता में मौजूद हैं। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। लेकिन शिशिर बाजोरिया, पहला सवाल आपसे आता हूं आपके पास, लेकिन एक हम यहां पर कैलाश विजयवर्गीय ने जो ट्वीट किया है वो दिखा दें, फिर मैं आपके पास आता हूं। बीजेपी ने टीएमसी पर बड़ा आरोप लगाया है। रथों पर टीएमसी के गुंडों ने हमला किया है, ये कहा है कैलाश विजयवर्गीय ने। टीएमसी के गुंडे एलईडी स्क्रीन्स उखाड़ कर ले गए, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया। टीएमसी के गुंडों ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है, ये बीजेपी के महासचिव और बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है। तो देखिए, लगातार यहां पर अब बीजेपी हमलावर होते हुए टीएमसी पर, और चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और उसके बाद ही बीजेपी के रथों में तोड़फोड़ की गई, जिसके बाद बीजेपी ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया है। अभिषेक उपाध्याय से पहले जानकारी लेते हैं इस बारे में और फिर अपने पैनलिस्ट के पास जाते हैं। अभिषेक, बताइए इस घटना के बारे में, क्या है ये पूरा मामला? एक बार गौरव फिर से बोलिएगा, क्योंकि आप जब शुरू में बात कर रहे थे बीजेपी ने आरोप लगाया है टीएमसी के कार्यकर्ताओं के ऊपर कि उनके एलईडी रथों में तोड़फोड़ की गई। इलेक्शन की तारीखों के तुरंत बाद यहां तक आरोप लगाया कि उनके एलईडी स्क्रीन उखाड़ ले गए। और ये वो रथ हैं जिनको जेपी नड्डा ने परसों हरी झंडी दिखाई थी। आपको मालूम है, आप तो बंगाल में, पूरे बंगाल में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है, तो इसके बारे में और क्या जानकारी आपके पास? देखिए, मैं उसी जगह पर खड़ा हूँ गौरव, जहाँ से इन लोखो सोनार बांग्ला के रथों को हरी झंडी दिखाई गई थी। ये देखिए, यही वो जगह है, यहाँ लोखो सोनार बांग्ला लिखा भी हुआ है। जेपी नड्डा और पीएम मोदी की तस्वीरें हैं। यहीं भी सारे रथ रखे हुए थे। बीजेपी का दफ्तर है, यहीं से उनको रवाना किया गया था। और कदापारा नाम की जगह है कोलकाता में ही, जहाँ एक वेयर हाउस में ये रथ रखे हुए थे, उन पर अटैक किया गया है। अटैक करके तोड़ दिया गया है उन रथों को, उनसे कीमती सामान चुरा ले गए हैं। बीजेपी का आरोप है ये टीएमसी के लोगों ने ये किया है। इस बारे में एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो ये आरोप इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसके पहले परिवर्तन यात्रा का जो रथ था उसको भी रोका गया था, उसके साथ भी तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई थी। तो इसलिए बीजेपी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि उसको टारगेट किया जा रहा है, प्रचार करने से रोकने की कोशिश की जा रही है, और ये टीएमसी के लोगों की ओर से किया जा रहा है। फिलहाल ये मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन ये मामला इसमें राजनीतिक हल्के में छाया हुआ है। गौरव।
जी बिल्कुल, राजनीतिक हलकों में छाया हुआ है और हमारे पास भी राजनीतिक हलकों से तमाम लोग हैं। बीजेपी के से शिशिर बाजोरिया हैं, तो एक रिएक्शन उनसे लेते हैं। शिशिर जी, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि टीएमसी के लोगों ने आपके रथों में तोड़फोड़ की है? कोई सबूत है आपके पास इसका? देखिए, जो वास्तव है वही हम बोल रहे हैं। सबूत तो कलकत्ता पुलिस खुद ब खुद है। जब कलकत्ता पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ता है, 1 इंच आगे नहीं बढ़ता, आप समझ जाइए उसमें किसने ये अंजाम दिया है। मगर सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, परिवर्तन, ये परिवर्तन यात्रा का ही तो रथ है ना। परिवर्तन शब्द और 8 चरण, आज से ठीक 10 साल पहले 2011 जब तृणमूल और मुख्यमंत्री महोदया विरोधी नेत्री थी, प्रतिपक्ष की नेत्री थी, तो ये दोनों शब्द उनको बहुत मधुर लगते थे। वो खुद बार बार बोलती थी, उनका स्लोगन था परिवर्तन, और वो बार बार बोलती थी कि हमको 8 चरण में चुनाव चाहिए। आज वो दोनों शब्द कान में बहुत उनको अखर रहा है, उनको जैसे कि कोई मिर्ची लग रहा है। कल वो बोल दी कि नहीं, मैं 8 चरणों के चुनाव पर आऊंगा। शिशिर जी, मैं 8 चरणों के चुनाव की तारीखों पर आऊंगा। मेरे साथ बादल देवनाथ भी हैं, वो भी आपकी बातों का जवाब देंगे। लेकिन मेरा सवाल इसलिए मैंने आपसे स्पेसिफिक उन रथों के बारे में इसलिए पूछा कि आप लोगों ने तुरंत बताया कि टीएमसी के लोगों ने तोड़फोड़ की। तो टीएमसी के लोगों ने अगर तोड़फोड़ की तो आप लोग इस बारे में आपने कोई शिकायत दर्ज कराई आपके ऊपर? आप क्या कोलकाता पुलिस ने कोई कार्रवाई की उस पर? नहीं की अभी तक। बड़े मुश्किल से शिकायत दर्ज हुआ, बड़े मुश्किल से, वो तो होता ही नहीं है। हमारे स्थानीय वहाँ के कार्यकर्ता, हमारे नेता जाके दर्ज किए, मगर जहां तक कोई हस्तक्षेप, कोई एक कदम, वो एक कदम कहां से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। मगर अच्छा ठीक है, मतलब आपके हिसाब से आपकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई कोलकाता पुलिस नहीं कर रही है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। बादल देवनाथ, आपसे रिएक्शन लूंगा इस पर। लेकिन एक और बड़ी खबर, जो बात अभी शिशिर कह रहे थे, चलिए उसको भी शामिल करते हैं इसमें। कल चुनावों का ऐलान होते ही ममता बनर्जी ने तारीखों पर सवाल खड़े कर दिए। ममता बनर्जी ने 8 चरणों पर होने वाले चुनाव पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा तमिलनाडु और केरल को तो एक दिन में समेट दिया, लेकिन बंगाल में 23 दिन के लिए फुटबॉल ग्राउंड बना दिया गया। बीजेपी वाले 23 दिन तक खेल खेलेंगे। ममता ने चैलेंज भी दिया और कहा कि खेल होगा और बीजेपी हारेगी। পশ্চিম মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, পূর্ব মেদিনীপুরের আবার পার্ট 1, এ আবার বিয়ে পার্ট 1 পার্ট 2 শেখাচ্ছে। একটা ডিস্ট্রিক্টকে ভাগ করে তাকে আবার পার্ট 1 পার্ট 2 করছে। দক্ষিণ 24 পরগনা জেলায় যেহেতু আমাদের জোর বেশি, সেখানে 3 দিনে ইলেকশন করছে, মানে একটা জেলা 3 বারে। এপ্রিলে 6 এর মধ্যে তামিলনাড়ু ইলেকশন করে নিয়ে একদিনে, কেরালা ইলেকশন একদিনে করে নিয়ে, এখানে 23 দিনের ফুটবল গ্রাউন্ড, 23 দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যে আসে না, এই খেলাতে আমরা বলছি আপনাদের হেরে ভূত করে দেব। খেলা হবে 8টা ফেজে, হারিয়ে ভূত করে দেবো। তার কারণ আমরা গ্রাসরুটের লোক। और ममता दीदी के इस वार पर पलटवार किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, दीदी खेल तो होगा, लेकिन खेल विकास का होगा। ममता दीदी कह रही हैं बंगाल में खेला होगे, कहती हैं बंगाल में खेला होगे, लेकिन ममता दीदी मैं कहना चाहता हूं खेला होवे निश्चय ही होवे। और अब तो बंगाल में बोलो खेला होवे, यही खेला विकास का खेला होवे, यही खेला शांति का खेला होवे। तो बादल देवनाथ, खेला होबे, विकास का खेला होबे, बीजेपी कह रही है। राजनाथ जी मेरा पूजनीय है, मैं उनको जानता हूँ बहुत दिन से। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहता गौतम जी, गौरव जी, भाजपा कितना पाप करेगा और कितना पाप करेगा? पापों का भंडार हो गया इन लोगों का। जो दंगाबाज है, जो ड्रग तस्करी करता है, जो गुंडागर्दी करता है, वही लोग का साजिश किया। आप मान लीजिए, सुन गौतम जी, इलेक्शन का समय है, कल इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, कोई पॉलिटिकल पार्टी का लोग
उनका रथ यात्रा करोड़ों रुपया का रथ के नहीं, ऊपर वो तो आप हमला दोनों के करेगा। बीच चलता तो रहता है। हम देखिए, सब बीजेपी पागल और है। टीएमसी के बीच ये हम सब रस्साकसी पागल चलती है। रहती है। बीजेपी आरोप टीएमसी पर लगाती है, टीएमसी बीजेपी पर। मुझे ये बताइए, 8 चरणों में अगर चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर रहा है तो टीएमसी को और ममता बनर्जी को इतनी आपत्ति क्यों है? चुनाव आयोग क्या किसी के दबाव में काम कर रहा है? आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, हम सब पागल है। काल डिस्ट्रिक्ट काल के इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, आज हम उनका रथ के ऊपर आक्रमण करूंगा। क्या क्या भैया, क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? तो आपसे आप ये लोग हारेगा, मैं तो जानता हूँ। और राजनाथ जी को मैं कहना चाहता हूँ, राजनाथ जी आप सीनियर है, बिल्कुल आपने सही किया। जय श्री राम का नाम से नहीं, पार्टी के स्लोगन से, जय श्री राम पार्टी स्लोगन नहीं, बंगाल में विकास के ऊपर ही वोट होगा, ये ठीक है। नहीं, मैं आप मेरे सवाल पर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए, आपने कहा तोड़फोड़ वाली बात पर आपने रिएक्शन दे दिया। शिशिर आ रहा हूं आपके, शिशिर जी आ रहा हूं। अरे 8 चरणों में चुनाव अगर चुनाव आयोग करा रहा है तो आपको दिक्कत क्या है? ममता दीदी को इतनी दिक्कत क्या है? दिक्कत तो वही पर है जहां पर टीएमसी का समर्थन है, जहां पर टीएमसी पावरफुल है, शक्तिशाली है, वहां पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एक डिस्ट्रिक्ट को 30-33 विधानसभा के लिए प्रदीप जी, अब कितना पार्ट ये एक फैशन सा हो गया है कि अगर आप हमारे मुताबिक चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान नहीं कर रहा है तो हम चुनाव आयोग को भी अब कटघरे में खड़ा कर दें। 8 चरणों में कराए या 2 चरणों में कराए, ये तो चुनाव आयोग का अधिकार है ना कि कैसे किस राज्य में चुनाव कराए जाने। प्रदीप जी, आप तक आवाज आ रही मेरी? अच्छा, हाँ आ रही जी। नहीं, देखिए गौरव, बड़ी सीधी सी बात है। ये चरणों को लेकर हर बार चुनाव में सत्तारूढ़ दल का स्टैंड अलग होता है, विपक्षी दलों का अलग होता है। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो उसका स्टैंड अलग होता था। अब सत्तारूढ़ सर, रोकूंगा आपको। कैलाश विजयवर्गीय इस वक्त हमारे संवाददाता अभिषेक के साथ हैं। अभिषेक बोलिए। अभिषेक, बात कीजिए। थ्रू हो गया। बिल्कुल, देखिए कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे साथ हैं, प्रभारी हैं बंगाल के। कैलाश जी, ममता बनर्जी बहुत आपत्ति जता रही हैं कि 8 चरण में क्यों चुनाव कर रहे हैं। वो कह रही हैं कि 124 परगना में हम मौजूद थे, उनको 3 चरण में बांट दिया, यानी कि बीजेपी जानबूझ करके कुछ ऐसा कर रही है कि हम चुनाव हार जाएं। नहीं, इसमें कौन सा नया हुआ? पिछली बार 7 में था, इस बार 8 चरण में। पिछली बार लगभग 78,000 पोलिंग बूथ थे, इस बार 1 लाख से ज़्यादा पोलिंग बूथ हो गए। तो पोलिंग बूथ की संख्या भी बढ़ी है। आखिर चुनाव आयोग से अलग अलग भूमिका में ममता जी मिलती है, मुझे लगता है। जब विपक्ष में होती है तो ज़्यादा चरणों में होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स होना चाहिए। ऐसे ज्ञापन उन्होंने चुनाव आयोग को दिए थे जब सीपीएम की सरकार थी। अब उनकी सरकार है और सारा विपक्ष अगर ये मांग कर रहा है कि चुनाव निष्पक्ष हो, लोग निडरता से वोट डाल सकें, उसके लिए चुनाव आयोग अपनी व्यवस्था के अनुसार ही करेगा। और इसलिए सेंट्रल फोर्स को डिप्लॉय करने में टाइम तो लगेगा, क्योंकि राज्य सरकार के भरोसे और राज्य की पुलिस के भरोसे यहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते और लोग मतदान करने भी नहीं आएंगे। कैलाश जी, वो आरोप लगा रही है कि मोदी और शाह, इन लोगों ने जैसे लगता है डिक्टेट किया हो ये जो पूरा शेड्यूल है इलेक्शन कमीशन का। देखिए, इसके अलावा और क्या कह सकती वो? ये थोड़ी कह सकती कोई अभिषेक के कहने पे किया उन्होंने। वो तो यही आरोप लगाएगी हमेशा। उन्होंने, देखिए, इस देश के अंदर जो ऐसी संवैधानिक संस्थाएं, उनको बदनाम किया जा रहा है। ये प्रजातंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। कभी हाईकोर्ट के बारे में टिप्पणी करना, कभी चुनाव आयोग के बारे में टिप्पणी करना, ये बहुत शर्मनाक है। और मैं समझता हूँ कि ये एक सोची समझी साजिश की तरह हो रहा है। उसमें वामपंथी भी हैं, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें ममता जी जैसे लोग भी हैं जो संवैधानिक संस्थाओं पे हमेशा प्रश्न उठाकर इस प्रजातांत्रिक व्यवस्था को कहीं ना कहीं बदनाम करना। कैलाश जी, अब आचार संहिता लग चुकी है, तो जो यहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है उसको लेकर के भी आप लोग काफी सवाल उठाते रहे हैं कि जो अधिकारी तैनात हैं, तो अब उनको लेकर के आप लोगों की क्या मांग है, जो पहले से अधिकारी तैनात हैं अहम पदों पर? देखिए, जो पूरी तरीके से जिनका राजनीतिकरण हो गया, ऐसे अधिकारी हैं? ऐसे अधिकारी हैं, और हमने देखा है, पिछले हमारा 4-5 साल का अनुभव है। उन अधिकारियों के बारे में जरूर हम चुनाव आयोग से शिकायत करेंगे। एक बात और, आपका अटैक जो हुआ है आपके रथ पर लोखो सोनार बांग्ला, वो वहाँ तस्वीरें आ रही हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे जानकारी मिल रही है कि टीएमसी के लोग हैं वो? देखिए, हमारे पास वीडियो आ गया है उसका। वीडियो आ गया आपके पास? हाँ, हमारे पास वीडियो आ गया, तोड़फोड़ करते हुए वीडियो भी आ गया है, और उसमें टीएमसी के ही लोग हैं। और जिस तरीके से उन्होंने, अभिषेक, जरा खेला पर भी सवाल ले लीजिएगा। कैलाश जी से दीदी कह रही कि खेल होगा, क्योंकि जिस दिन और खेल हम जीतेंगे लागू होती है, उसी दिन अगर टीएमसी के लोग इस प्रकार की घटना करते हैं तो इसको चुनाव आयोग को कह रहे हैं खेला होगा, लगातार खेला होबे। ये खेला होबे जो है, क्या यही सब चीजें हैं कि आपको क्या लगता है? हमेशा ये ऐसे खेला होबे के आधार पर तो ये लोग चुनाव में जीतते हैं। यही खेला है उनका? यही खेला है उनका। तो कैलाश विजयवर्गीय हैं
राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, और दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है गौरव, समझने वाली बात है। पहली बात तो ये कह रहे हैं कि वीडियो आ गया है, कैलाश विजयवर्गीय ने एक बड़ा बयान दिया है कि इनके पास वीडियो आ गया है, और उस वीडियो में बीजेपी के लोगों का आरोप ये है कि टीएमसी के लोग हैं जो इस तरह का अटैक कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि अधिकारियों के बारे में कहा है कि अधिकारी यहाँ पर ऐसे तैनात है जिनका राजनीतिकरण हो चुका है, उनको भी बदलने के लिए आयोग के पास जाएंगे। तो कुल मिलाकर के एक राजनीतिक महाभारत। अब मैं एक सवाल ले लेता हूं बादल देवनाथ से, अभिषेक आता हूं आपके पास। बादल देवनाथ, तो जब आप विपक्ष में हो तब आप 8 चरणों में चुनाव कराना चाहते हैं, जब आज आप सरकार में तब आपको 8 चरणों का चुनाव खल रहा है, तब आपको खेला दिख रहा है? देखिए गौतम जी, उस टाइम का समय अलग था। 34 सालों में बाम ने शमशान बना दिया था, पूरा शमशान बना दिया था पूरा बंगाल को। उस समय का तो यही तो आरोप बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है ना सर, कि आज भी कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर की क्या हालत है, कोलकाता पुलिस की जो न्यूट्रलिटी है वो बिल्कुल सवालों के घेरे में है। यही तो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। बोलने तो दीजिए, बोलने का मौका दीजिए, सवाल के ऊपर सवाल करना। मैं तो एक एक करके सबको जवाब देना चाहता हूँ। उस समय अलग बात था, अभी जो विषय है वही सेंट्रल गवर्नमेंट। यही तो पूछ रहा हूँ, अलग कैसे है? अच्छा काम किया है, विकास किया है, और इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर का बात लेके आ रहा है। मैं कैलाश जी को एक अनुरोध करूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से, माध्यम से, उसके बाद जो वीडियो है मैं प्रूफ कर दूंगा। हर दिन 2 दिन बिहार से, यूपी से, झारखंड से। अरे अपना बच्चा तो सबको अच्छा लगता है, दूसरे को अच्छा लगना चाहिए बादल देवनाथ। अपनी सरकार में तो सबको विकास दिखता है। सुरेंद्र जी, बाहर से लेके सुरेंद्र जी, हम जब मांग कर रहे थे तो हमारी मांग सही थी, आज हम सरकार में हैं तो ये मांग सही नहीं है। 8 चरणों में चुनाव नहीं होना चाहिए। एक मिनट बादल जी रुकिए, आपको बोलने का मौका दिया, दूसरे को बोलने का मौका दीजिए। सुरेंद्र जी, कुछ प्रश्न मूलभूत हैं। जैसे जब भी चुनाव पूरे देश में चुनाव आयोग कराता है और चरणों में कराता है, 1 में कराए, 8 में कराए, 10 में कराए या 12 में कराए, वो जिलेवार कराता है कि भाई इतने जिलों में इस चरण में होंगे, इतने जिलों में इस चरण में होंगे। लेकिन ये इस बार पहली बार देखा जा रहा है कि एक ही जिले में 3-3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। इसका जवाब या इसकी सफाई चुनाव आयोग को देनी चाहिए। एक बात तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। मैं चुनाव आयोग के ऊपर आपसे सवाल पूछ भी नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं ममता बनर्जी जब विपक्ष में थी तो उनको 8 चरणों का चुनाव सही लग रहा था, आज वो सरकार में है तो उनको 8 चरणों का चुनाव सही नहीं लग रहा है। मैंने तो आपसे कहा ना कि स्पष्ट रूप से चुनाव आयोग को एक चीज का जवाब देना होगा कि एक-एक जिले में 3-3 चरणों में चुनाव क्यों है। अगर इस बात का संतोषपूर्ण चुनाव आयोग जवाब दे देता है तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी के भी सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहां पर प्रश्न दूसरे हैं। सबसे पहले अगर आप देखेंगे गौरव कि बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो कार है उस पर पत्थर मारे जाते हैं और वो ये बताया जाता है कि वो कार बुलेट प्रूफ है, और उस बुलेट प्रूफ कार में पत्थर अंदर पहुंच जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का खेला है, आप समझिए इस बात को। उसी तरीके से जिस तरीके से अभी इन्होंने एलईडी अपनी, क्योंकि बड़ा पैसा है बड़ा पैसा है इस पार्टी के पास। ये पार्टी क्या करती है, पहले अपने रथ निकालती है, जनता से सहयोग नहीं मिलता है तो उन्होंने कहा कि इन रथों को तुड़वाओ, विपक्षियों के ऊपर आरोप लगाओ, एक दिन कम से कम। अच्छा शिशिर, मुझे प्रदीप जी के पास जाना था लेकिन आपने क्योंकि बीजेपी के ऊपर सवाल उठा दिए तो शिशिर जी से एक जवाब ले लेते हैं। शिशिर जी, तो आप खुद ही अपने रथ तुड़वा रहे हैं, खुद ही अपने पार्टी अध्यक्ष की बुलेट प्रूफ कार के अंदर पत्थर पहुंचा रहे हैं। आज यदि आपके पास वाम फ्रंट के भी प्रतिनिधि होते तो शायद कांग्रेस और वाम फ्रंट में यही लड़ाई हो जाता। ये तो आप इनका तो गठजोड़ इनके संग है, अब तो लग रहा है ये तृणमूल के संग जा रहे हैं। देखिए, जहां तक एक तो सरासर इन्होंने गलत बयान दिया, मैं झूठ शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, गलत बयान दिया कि जो बुलेट प्रूफ गाड़ी के भीतर पत्थर नहीं गया था भाई साहब, वो काफिला में मैं भी था, मैं चश्मुद्दीन गवाह हूं उसका। कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी के भीतर पत्थर नहीं गया, तो कम से कम ये अपना बयान सही कर लीजिए। और जहां तक ये रथ तोड़ने का है, वीडियो है, पता नहीं सही है कि नहीं है, वो आप कहें तो मैं भेज दूंगा। देखिए भाई साहब, मैं उस काफिला में था और जवाब देना होगा। नड्डा जी के पीछे जो गाड़ियां थी उसमें वीडियो आप एक दूसरे को भेज दीजिएगा, लेकिन फिलहाल मुझे एक मैसेज भेजना जनता में कि यहाँ पर चल क्या रहा है बंगाल में। प्रदीप जी के पास जाऊंगा मैं, एक मिनट शिशिर भाई, बादल जी रुकिए। हाँ प्रदीप सर, तो क्या यही अब बंगाल चुनाव की टोन हो गई है जो बीजेपी वर्सेस ऑल कहीं ना कहीं दिखता है, या आपको लगता है कि नहीं एक पार्ट यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला भी हो सकता है? बीजेपी वर्सेस टीएमसी तो दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियां बीजेपी के प्रति ज्यादा अग्रेसिव लगती हैं बजाय टीएमसी के जो कि सत्ता में।
नहीं, देखिए, आपका ये तो कहना ठीक है कि बीजेपी वर्सेस ऑल हो गया है। अभी तक लड़ाई बीजेपी और टीएमसी के बीच दिख रही थी, लेकिन ये फुरफुरा शरीफ के साथ जो उनके प्रतिनिधियों के साथ अलायंस सीपीएम का हुआ है और सीपीएम कांग्रेस का पहले से अलायंस है, अगर वो अलायंस बना रहता है तो वो एक फोर्स बन सकता है, थर्ड फोर्स बन सकता है। लेकिन उसमें अभी बहुत सारे इफ बट है। वो लोग जो फुरफुरा शरीफ वाले सीटें मांग रहे हैं, वो सीटें कांग्रेस की जीती हुई उनमें कुछ सीटें हैं या स्ट्रांग होल्ड है, कांग्रेस उनको देने को तैयार नहीं है। तो ये मुद्दे अगर सुलझेंगे उसके बाद बात समझ में आएगी। मैं आता हूं सर आपके पास। इसमें कोई शक नहीं है कि लड़ाई असली जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच। बिल्कुल। देखिए, अभी हम बात कर ही रहे थे कि किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बीजेपी ने आरोप लगाया है उनके एलईडी रथों में तोड़फोड़ का, और इसी बीच एक और खबर आ गई कुछ ऐसे ही। चुनाव ऐलान के बाद बीजेपी पर दूसरा बड़ा हमला। जी हां, नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें वही की हम आपको दिखा रहे हैं। नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया है, तोड़फोड़ की गई है। ये तस्वीरें देखिए। तो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। एक लंबा इतिहास रहा है सीपीएम की सरकार से लेकर अभी तक, और अब ज़्यादातर जब हिंसा की खबरें आती हैं तो उसमें यह देखने को मिलता है कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच कोई क्लैश हुआ है। अब हम आपको इससे पहले खबर दिखा रहे थे जहां बीजेपी ने अपने रथों पे तोड़फोड़ का आरोप लगाया टीएमसी पर। अब नॉर्थ 24 परगना से भी बीजेपी के दफ्तर पर तोड़फोड़ की खबर है। बीजेपी के दफ्तर में देखिए, बीजेपी के दफ्तर पर हमला हुआ है नॉर्थ 24 परगना में। हमारे साथ बीजेपी के नेता शिशिर हैं। शिशिर, इस बारे में कोई जानकारी है? तोड़फोड़ किसने की, कब हुआ ये? यहाँ पर हमारे पश्चिम बंगाल प्रदेश में ये सब हिंसा की घटना है, एक पार्टी छोड़ के और कोई नहीं अंजाम दे सकता है। कांग्रेस के हमारे मित्र बैठे हैं, और यदि वाम फ्रंट के होते तो उनके सामने बोलते आपकी भी क्षमता नहीं है, हमारी भी क्षमता नहीं है। पुलिस मिनटों में हम लोग को पकड़ लेगा, मिनटों में। मगर तृणमूल वाले हमारे 130 से अधिक कार्यकर्ता को मार के नहीं, वो आप लोग कई बार बोल चुके हैं। नॉर्थ 24 परगना में इसमें भी टीएमसी शामिल है क्या? मैं पूछ रहा हूं आपसे। एकदम मैं दायित्व लेके बोलता हूं, और कोई नहीं। और उसका फिर प्रमाण मैं बोलता हूं कि पुलिस न एफआईआर दर्ज करता है और न एक कदम आगे। मैं सुरेंद्र जी आपसे एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। मैं आऊंगा बादल जी आपके पास। सुरेंद्र जी, ये जो स्थिति है, क्या ये लाचारी की स्थिति नहीं है? ये दिखाता नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की कितनी बुरी हालत है? कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी के ऊपर आरोप लगे चाहे टीएमसी के ऊपर आरोप लगे, राजनीतिक हिंसा लगातार रोज कई हमें खबरें मिलती हैं, ये और रोज हम दिखाते हैं ये खबरें। देखिए, मैं इसको राजनीति के परिप्रेक्ष्य अगर थोड़ा सा हटके देखेंगे ना गौरव भाई, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 1 साल में कहा कि इनके 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, निश्चित तौर पर खराब लॉ एंड ऑर्डर है और हम ये सरकार बदलेंगे। लेकिन आप एक चीज को देखिए, जब बाकायदा आप सरकार बदलेंगे, कैसे बदलेंगे सुरेंद्र जी? आप लोग तो कहीं पर बज़ में भी नहीं दिखाई देते। आपका कोई बड़ा नेता पश्चिम बंगाल में दिखता नहीं। तारीखों का ऐलान हो गया है, कांग्रेस के किसी बड़े लीडर ने जाके वहां पे कोई ना सभा की ना कोई रैली की। कैसे कांग्रेस सरकार बदलेगी? आप पूरी बात सुन लेंगे तो बेहतर रहेगा, वरना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप मेरे पास बहुत है, मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, जिसमें बहुतायत में ये पाया गया या तो उन्होंने आत्महत्या करी और या फिर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही लोगों ने उनकी हत्या की और उसका आरोप उन्होंने दूसरे के ऊपर मढ़ दिया। तो बोलने का मौका दूंगा। भारतीय जनता पार्टी जो ये खेल खेल रही है ना, मैं आपको बताऊं, ये दोहरा चरित्र है इसका। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हिंसा की राजनीति का प्रतिकार होना चाहिए, वो चाहे किसी भी दल का आदमी करे, कोई कार्यकर्ता करे। ठीक है, अब मैं अपने उस सवाल पर लौटूं फिर से। सुरेंद्र जी, मैं फिर से उस सवाल पर लौटूं। कांग्रेस कहां दिखाई देती है पश्चिम बंगाल के इन चुनावों में? कांग्रेस कहां खड़ी है? उसको तो सीपीएम का सहारा लेना पड़ा है इन चुनावों में आगे लड़ने के लिए। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? राजनीति में समझौते होते रहते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी से आपने कभी नहीं पूछा कि उसने पीडीपी का सहारा क्यों लिया? कश्मीर के बारे में बात करते तो जरूर पूछते। सवाल बंगाल चुनाव का है, और बंगाल चुनावों में कांग्रेस कहीं भी बज़ में नहीं दिखाई देती, इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे। मैं आता हूं आपके पास। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है। इलेक्शन की तारीखों पर ममता ने बड़ा दावा किया है। इलेक्शन की डेट लिस्ट मैंने बीजेपी दफ्तर में देखी। देखिए, ममता बनर्जी बहुत बड़ा दावा कर रही हैं। बीजेपी ने की डेट लिस्ट का इलेक्शन कमीशन ने ऐलान किया। ये कहा ममता बनर्जी ने, जो बीजेपी ने तय किया वही हो रहा है। ममता बनर्जी ये कह रही हैं, साफ साफ कह रही हैं कि चुनाव आयोग की नहीं बीजेपी की लिस्ट है।
বহিরাগত গুন্ডারা বাংলা শাসন করবে না, বাংলার মানুষ বাংলা শাসন করবে। আর আমি ইলেকশন কমিশনের কাছে রিকোয়েস্ট করব, উইথ মাই হাম্বল রিগার্ড, প্লিজ কনসিডার ওয়েস্ট বেঙ্গল is your own state. Don't consider in the eyes of BJP. And whatever BJP have been decided, I have seen their list in the party office, and today I have seen the same list is been in the outside. But after the election, you have to give me the best award. Victory award, we are the street fighters, but we are the winners. We can show you the result. And Mr. Narendra Modi and Amit Shah, please be prepared. Whatever you will destroy, you will turn to destroy Bengal. Like the 2024 election, we will not let you go alone. We will fight the battle together. बादल देवनाथ, जब मैंने इनसे पूछा कि आप टीएमसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तोड़फोड़ का, आपके पास कोई सबूत है? अब सवाल यहीं से, ममता दीदी इतना बड़ा आरोप लगा रही, ममता दीदी के पास क्या सबूत है? मैं 10 मिनट हो गया, मैंने बैठा हूँ, 3-4 सवाल आ गया, मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको जवाब। पहले मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए, थोड़ा थोड़ा में बहुत पूरा टाइम निकल जाएगा, इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल 30 सेकंड में मैं वो आंसर दे दूंगा। पहला बुलेट प्रूफ का बात आया, मैं आपका सवाल दूंगा, प्लीज टाइम लीजिए। बुलेट प्रूफ का बात आया, मैं आपको कह रहा हूँ गौरव जी, जिस गाड़ी में जिस बुलेट प्रूफ में गोली नहीं घुस सकते, तो उसके अंदर पत्थर कैसे घुस जाता है? तो अरे वो बात पुरानी हो गई, वो बात पुरानी हो गई। बीजेपी के दफ्तर में लिस्ट बन रही है, इस बात के बारे में जवाब दीजिए ना। ऐसा नहीं गौरव जी, मुझे बोलना। अरे नहीं बादल भाई, ऐसे भी नहीं, आप अपने हिसाब से कैसे करेंगे? शो मेरा है तो सवाल मैं पूछूंगा ना। अब जब बीजेपी के दफ्तर में लिस्ट बन रही है, इस बात को बताइए ना। आपके माध्यम से पूरा देश देख रहा है, आपके माध्यम से पूरे देश देख रहा है, मेरा भी तो जवाब है, मैं भी तो कुछ कहना चाहूंगा। अच्छा बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं कहता हूँ, उसका काफिले पर जब हमला हुआ, उन लोग सभी लोगों को अरेस्ट किया गया, और जहां पर हमला होता है वहां पर 50 से ऊपर मीडिया कैसे पहले से पहुंच जाता है। तीसरा, उत्तर 24 में बात आपने किया है, उत्तर 24 में हमला हो रहा है। मैं तो कहता हूँ भाजपा जो पूछिए, उनको पूछिए, आदि पुराना कर्मी और नया वर्कर्स के हर दिन जो इन लोगों का हमला हो रहा है, हर दिन इन लोगों का दोनों में तोड़फोड़ हो रहा है, हर ब्लॉक में हर टाइम में हो रहा है, उसका वीडियो भी दिखाइए ना। हर दिन इन लोगों ने आदि बनम पूरा नया वर्कर्स को लेके जो पोस्टर मार रहा है टाउन में, उसका भी दिखाइए, क्यों इतना पैजामा लगा रहा है। और मैं आपको कहना दावे से कह सकता हूँ, जो भी हमला अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात, मैंने आपकी बात सुन ली। अब मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊं। देवनाथ, मैं सारा टाइम नहीं दे सकता आपको। देवनाथ जी सुनिए, दावे के साथ कहते हो टीएमसी वालों ने अभी कुछ नहीं करना है। देवनाथ जी, बीजेपी के दफ्तर में लिस्ट बनी, ये बहुत बड़ी बात है। ममता बनर्जी क्यों कह रही है ये बात? चुनाव आयोग को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर रही है वो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ, चुनाव आयोग कैसे 8 चरण में वोट करेगा, कैसे? अरे तो बीजेपी के दफ्तर में लिस्ट बनी, ये आप समझते हैं? चुनाव आयोग जैसी संस्था को इस तरह से कटघरे में खड़ा करना, बीजेपी के दफ्तर में लिस्ट बनी है। बंगाल समझ गया प्रदीप जी, कल को तो फिर ये वही बात हो गई, क्या रिजल्ट आएगा पता नहीं, लेकिन अगर इनके फेवर में नहीं गया तो चुनाव आयोग से लेकर ईवीएम का राग फिर से शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए ये हताशा है टीएमसी की और ममता बनर्जी की, जिस तरह की बात कर रही है। ये कहना कि बीजेपी के लोग खुद ही अपने ऊपर हमला करवा रहे हैं, मान लेते हैं कि ये सही बात। प्रदीप जी एक मिनट, मुझे कुछ गड़बड़ है, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपका जो वीडियो है वो स्टिल हो गया है। मैं आता हूं आपके पास, पीसीआर से कहूंगा इस कनेक्शन को फिर से सही करें। मैं शिशिर जी आपके पास आता हूं। शिशिर जी, अब बताइए, लिस्ट भी आप ही लोग बना रहे हैं? देखिए, ये बहुत गंभीर आरोप है और हमारे मुख्यमंत्री के मुंह से इस ढंग का आरोप उनमें बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि वो केवल एक पार्टी के नेत्री नहीं है, वो हमारे भी मुख्यमंत्री, हमारी भी वो नहीं। और मैं तो एक रिएक्शन कांग्रेस से लेना चाहता हूं, क्या कांग्रेस इन 8 चरणों का वेलकम करती है? सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, क्या कांग्रेस इन 8 चरणों में हुए चुनाव की तारीखों का वेलकम करती है? मैं तो आपसे बड़े स्पष्ट रूप से कहा, चुनाव आयोग ने तारीखें घोषित कर दी है, हम उसका स्वागत करते हैं, पूरी तरीके से स्वागत करते हैं, लेकिन मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि आपके नेता ने भी यही कहा। मैं आता हूं आपके पास। 8 चरणों में चुनाव का कांग्रेस ने वेलकम किया है। ममता को अंदाजा है कि अब गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये कहा है अधीर रंजन चौधरी ने, जो कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता हैं, बंगाल से आते हैं, और इस बार गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये कहा अधीर रंजन चौधरी ने। ममता इसीलिए नाराज हैं। अधीर रंजन चौधरी सीधे ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए, हम पिछली बार अपने पोलिंग एजेंट तक नहीं बना पाए थे, अधीर रंजन ने यह कहा। बंगाल के मुख्यमंत्री जी, ये हो सकता है कि उनकी ये अच्छा नहीं लगी हो, क्योंकि उन्हें
ये अंदाज हो गए कि इस चुनाव में ज़्यादा हिंसा फैलने की गुंजाइश नहीं बचेगी, इसलिए उनको नाराज़गी स्वाभाविक है। लेकिन जब तक विपक्ष दल और खासकर कांग्रेस पार्टी के सवाल है, हम लोग गुहार लगे, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में मैं अपने क्षेत्र में 269 बूथ है जहां कोई एजेंट हम तैनात नहीं कर पाए। तो सुरेंद्र जी देखिए, आप यहां पर बीजेपी, जब मैंने आपसे टीएमसी के ऊपर सवाल पूछा तो कहीं ना कहीं आप बीजेपी पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन आपके नेता तो सीधे सीधे ममता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हम तो पिछले चुनाव में एजेंट तक नहीं बना पाए थे। निश्चित तौर पर, और हम भी हमने तो सत्ता के ऊपर हमेशा से हम सत्ता के खिलाफ तो चुनाव लड़ रहे हैं गौरव। हम ममता के मिसरूल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, हम दिल्ली के मिसरूल के खिलाफ, दिल्ली के झूठ छल कपट और प्रपंच के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये लोग इतने मायावी लोग हैं, इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और ममता जी का जो 10 साल का कुशासन है उसके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन आप इस चीज को जरूर देखिए कि लेकिन कहीं ऐसा लगता है कि बीजेपी का विरोध करते करते आप तृणमूल के साथ खड़े हो जाते हैं। ये आपका परसेप्शन है, ये आपका विश्लेषण है। आप अपने विश्लेषण को कहने में स्वतंत्र हैं। मैं तो पूछ रहा हूं। विश्लेषण को भी धनात्मक ऊर्जा से लेते हैं, लेकिन हम आपको इतना बता दें, हम कहां खड़े हैं। हम जनता के साथ खड़े हुए, हम कहां खड़े हैं, गवर्नमेंट के मिसरूल के साथ खड़े हुए हैं। अच्छा प्रदीप जी, चलिए आपका परसेप्शन क्या है? प्रदीप जी, आपका क्या परसेप्शन है? अधीर रंजन चौधरी जितनी सख्त भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कांग्रेस पार्टी उसी सख्त तौर पर या उसी अग्रेसिव अंदाज में पश्चिम बंगाल के चुनावों में दिखती है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अधीर रंजन चौधरी जो भाषा बोल रहे हैं, जो बात बोल रहे हैं, वो विपक्ष के नेता की भाषा है और वही भाषा बोलनी चाहिए। अभी हम जो सुन रहे थे वो तृणमूल कांग्रेस के प्रति जो है एक तरह का सॉफ्ट कॉर्नर दिख रहा था। लेकिन अधीर, चुनाव में आप हैं, आप सत्तारूढ़ दल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उसको हटाकर खुद सत्ता में आना चाहते हैं, तो उसके पक्ष में कैसे जा सकते हैं? इसलिए कि बीजेपी का विरोध करना है। बीजेपी ही अगर सारी तोड़फोड़ करवा रही है अपने ऊपर, तो ये तो पश्चिम बंगाल पुलिस का नाकारापन है ना। आखिर पुलिस क्या कर रही है अगर बीजेपी ये सब करवा रही है? अच्छा, एक इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। देखिए, एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है बंगाल के चुनावों में प्रदीप जी, और वो है पीके, प्रशांत किशोर। उन्होंने भी कुछ कहा है, वो बताते हैं। ममता के सबसे बड़े सलाहकार पीके का बड़ा दावा, लोकतंत्र का सबसे अहम युद्ध बंगाल में होने वाला है, ये पीके ने कहा है। बंगाल को बंगाल की बेटी ही चाहिए। तो जो कैंपेन है टीएमसी का, उसी के ऊपर बोलते हुए बीजेपी डबल डिजिट से ऊपर नहीं जाएगी। शिशिर जी, आपके वो सिपहसालार जो कभी आपके बहुत करीबी थे और अब आपसे अलग होकर वो चले गए विपक्षी खेमे में, वो कह रहे हैं डबल डिजिट में भी नहीं आएंगे आप। देखिए, ये जो डबल डिजिट का उन्होंने तो पहले भी दावा किया और ये भी कहा था कि यदि ये डबल डिजिट पार कर जाएंगे तो मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। और मैं उनसे केवल एक स्पष्टीकरण चाह रहा हूँ, क्या आप वो ट्विटर का जगह छोड़ देंगे या आप ये पेशा छोड़ देंगे? क्योंकि उसकी तैयारी कर लीजिए। यहाँ डबल डिजिट नहीं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। देखते हैं कौन क्या तैयारी करता है, कौन क्या छोड़ने की तैयारी करता है और किसको क्या मिलता है। फिलहाल बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।